तुम कितने साल के हो? 22। मेरी 25 में शादी हो गई थी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, आज मैं 33 साल का हूँ। 8 साल की बेटी है मेरी। मैं अग्रिमा से मिला भाई, अग्रिमा इतनी स्मार्ट, मैं मिलते ही पहली बार जब मैं मिला सी वो सो स्मार्ट सो प्रिटी, मतलब आप होता है ना देखते ही पिघल गया था आधा। तो सर आपका सीए बनने के बाद पहला पैकेज क्या था? मेरा यार पहला पैकेज था 8.5 लाख रुपए का। अच्छा। उसके ऊपर समझो 2-3 लाख रुपए और बना लेता था मैं साल के मिनिमम। लाइफ बिफोर सीए और आफ्टर सीए में क्या चेंज आया है? सबसे पहली बात तो ये तीसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। हेलो कपिल। हाँ। सर आप कहाँ पे हो? सर मैं मीटिंग में आ चुका हूँ। अरे मैं भी मीटिंग में आ चुका हूँ। मतलब लिटरली हमारा 25 सेकंड तक डिस्कशन हुआ है। हेड को नहीं, उससे नीचे वाले बंदे को, जो उसका दोस्त था, उसको दारू पिलाने ले गया। सर अभी आप कितना कमा लेते हो मंथली बेसिस पर, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो? यार मंथ बेसिस पे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ईयर का जो हमारा ऑन एन एवरेज रिवेन्यू है वो है। सो गाइज वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फन कॉन्वर्सेशन सीरीज। और इस एपिसोड को 4 चांद लगाने आ रहे हैं वो हु इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ ऑडिट। ही हैज मोर देन 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑडिट डोमेन। इन्होंने अपनी आर्टिकलशिप इंटरनल ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट में करी है। ही टीचेस मोर देन 10,000 सीए स्टूडेंट्स एवरी ईयर। ही इज नन अदर देन सीए कपिल गोयल सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड योर अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी। इस पॉडकास्ट में हमने सब चीजों के बारे में बात करी है, उनकी सीए जर्नी, उनकी आर्टिकलशिप जर्नी, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मंथली इनकम, कोई फ्रॉड केसेस जो उन्होंने आर्टिकलशिप जर्नी में डिटेक्ट करे हो, मोटिवेशन, सीए स्कोप, कैसे डिसाइड करें कि हमें आर्टिकलशिप में किस डोमेन में अपनी आर्टिकलशिप करनी है। सो बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस करा है इस पॉडकास्ट में। सो डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सर कैसे हो सर? बढ़िया शुभम। सर क्या चल रहा है अब आपकी लाइफ में? ये फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं हम, चाहे ये टेस्ट कर रहे हैं अभी? नहीं सर स्टार्ट है ये तो। अच्छा स्टार्ट है। हाँ क्या सर चल- बिल्कुल रॉ और रियल रहना है। हाँ बिल्कुल मतलब ये भी अपने को रिकॉर्ड करने। सर हमारी जनता को हमें असलियत दिखानी है। हाँ कपिल जी का पर्दाफाश। आज सर की कुंडली खुलने वाली है। अच्छा। तो सर ये आपका शायद पहला पॉडकास्ट है। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। यस। वैसे तो आपने सर इंटरव्यू लिए होंगे रैंकर्स वगैरह के। नहीं, मैंने इंटरव्यू दिए भी हैं एक दो, लेकिन पॉडकास्ट पहला है। पॉडकास्ट काइंड ऑफ जो न्यूज एनजीज वाली जो चीज चल रही है, पॉडकास्ट वो पहली है। सर थोड़ा सस्ता सेटअप है पर थोड़ा मैनेज कर लेना। नहीं सस्ता नहीं है, अच्छा है, दिल से किया हुआ सेटअप है। अच्छा सर सबसे पहले ये बताओ कि अभी आपका करंटली डेली रूटीन क्या चल रहा है? बहुत सिंपल सा रूटीन है। कोशिश करता हूँ सुबह 5 to 6, 5 और 6 के बीच में उठ जाऊँ, और उठने के बाद अपना रेडी हो जाऊँ अच्छे से। उसके बाद मैं जाता हूँ क्लास लेने। ठीक है। स्टूडियो जो तुमको मैंने अभी दिखाया था, वहाँ से लाइव क्लास चलती है सुबह 7 बजे से लेकर तकरीबन 8:15 तक। स्टूडियो को क्लोज करने तक 8:15, 8:30 हो जाते हैं। आज तो 9 बज गए थे। अच्छा। उसके बाद मैं घर आता हूँ और फिर मैं अपनी मील खुद तैयार करता हूँ। अच्छा खुद करते हो सर आप? घर पे है मेरे पास, हाउस हेल्प है मेरे पास, लेकिन मेरी मील को जनरली मैं उनके साथ खुद का मतलब ये नहीं खुद कुक कर रहा हूँ, साथ में खड़े होकर कुक करवाता हूँ। अच्छा। क्योंकि अदरवाइज वो क्या होता है, ऑयल डाल देते हैं। आजकल मैं ऑयल वगैरह नहीं खा रहा, तो खुद खड़े होकर अपनी मील को तैयार करवाता हूँ, जिसमें लग जाती है मेरे को 15 से 20 मिनट। और उसके बाद बढ़िया से अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करता हूँ। अच्छा। उसमें 4-5 बढ़िया फैंसी चीज़ें बनाता हूँ मैं मेरे लिए। और उसके 1 घंटे के बाद बेसिकली ये प्री वर्कआउट मील हो गई मेरी। उसके 1 घंटे के बाद मैं जाता हूँ जिम जाने का जो समय है वो टेक्निकली 9:30 का है, तो 9 से 9:30 बजे के बीच में मेरे को जिम जाना होता है। और उसके बाद जिम में रहता हूँ मैं 2 घंटे। ठीक है। 11, 11:30 बज कोई जाते हैं। ट्रेनर वगैरह भी या आप खुद करते हो? ट्रेनर खुद से नहीं, ट्रेनर भाई। टीचर की बहुत बड़ी अहमियत होती है जीवन में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। कोई तो होना चाहिए। हाँ कोई तो होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, हमारी लाइफ में मैं रेगुलर जिम नहीं जा पाता, रोज नहीं जा पाता। बेसिकली जो एवरेज है वो पूरे मंथ में 14 डेज की एवरेज है कि मैं 14 डेज जिम जा पाता हूँ। बैलेंस 15-16 डेज कभी मैं होम टाउन जा रहा हूँ, कभी मैं किसी सेमिनार में जा रहा हूँ, कभी ICI जा रहा हूँ, कभी किसी इवेंट में जा रहा हूँ, या किसी मीटिंग में जा रहा हूँ। तो उन 14-15 डेज जिम नहीं हो पाती है। तो लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरा टारगेट भी यही है कि मैं 15 दिन जिम अगर कर लूँ तो ठीक है, मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं सही रहूँगा। फिर उसके बाद नहाना दोबारा से। सुबह उस लेवल पे तैयार नहीं होता, लेकिन अब मैं 12 बजे आके पूरा रेडी अप हो जाता हूँ। फिर उसके बाद अग्रिमा में मुझे बताती है कि मेरे 4 घंटे का क्या काम है डेली। अच्छा। पिछले दिन मेरी जो टीम बैठती है दिल्ली, वो अग्रिमा मैम के साथ डिस्कस करके रखते हैं कि कपिल सर को आज लेट से आदित्य जैन सर से मिलना है, या उनसे फ़ोन पे बात करनी है, हमें ये प्रोडक्ट का डिस्कशन करना है, कोई नया डिस्काउंट लेके आना है, उसके बारे में डिस्कशन करना है, हमारी जो बुक्स हैं उसका पूरा अपडेट लेते हैं। मतलब 4 घंटे हम पूरा ऑफिस का काम करते हैं बैठ के। फिर उसके बाद हम घर आते हैं, फिर वापस से नीचे चला जाता हूँ मैं। नीचे मतलब सोसाइटी के अंदर आशविल ईशा और हम सब लॉन टेनिस खेलते हैं, मस्ती करते हैं।
6 साढ़े 6 बजे मेरे दोस्तों के साथ बाहर, 6 साढ़े 6 बजे का पूरी बैचलर लाइफ जीता हूँ मैं, पार्टी टाइप्स, पूरी पार्टी डेली। एंजॉय भी करना जरूरी है ना। हाँ पूरी पार्टी डेली। तो ये मेरा डे रूटीन है यार, शाम को फिर अग्रिमा मैम के साथ नीचे वॉक करना, मतलब पर्सनल लाइफ ज़्यादा हो गई है मेरी। बैलेंस होना चाहिए। हाँ जैसे अब मैं तुम्हारी बात करूँ, जिस एज में मैं तुम्हारी एज में जब था तो बहुत स्ट्रेस था, सीए बनने का स्ट्रेस, पैसे कमाने का स्ट्रेस, बहन की शादी करने का स्ट्रेस, अपने आप को सेट करने का स्ट्रेस, फैमिली को सपोर्ट करने का स्ट्रेस, फ्यूचर का क्या ठीक है। और अब 12-13 साल जब हमने इतनी मेहनत कर ली तो अब लगता है कि जो हमें इंजॉय करना चाहिए था अपने टाइम पे, जो हमने नहीं किया, अब कर लेते हैं। जीवन तो है ही ना, भगवान ने दिया है, अभी क्रिकेट खेल लेते हैं। जरूरी थोड़ी कि सिर्फ टीन्स में ही मजे कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं, यस टीन में नहीं कर पाए तो अब कर लेते हैं भाई। हर किसी को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मुझे नहीं मिली तो मैं आज कर रहा हूँ। शायद अगर उस टाइम पे मैंने बचपन में जिम कर लिया होता और क्या, तो मैं शायद आज मेरे को थोड़ा बहुत नहीं होता। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए समथिंग दिस इज न्यू, मैं अपनी लाइफ में पहली बार जिम कर रहा हूँ। सर थोड़ी सी अपनी सी जर्नी के बारे में बताओ ना, मतलब शॉर्ट में कब आपने स्टार्ट करी थी? और 2007-8 में स्टार्ट किया था। पैसे वैसे बिल्कुल नहीं थे भाई, तो सब सेल्फ किया, फाउंडेशन पूरा सेल्फ किया, 140 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट की सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लास के पैसे में इकट्ठे कर पाया था। अच्छा, मैंने परवीन शर्मा सर से अकाउंट्स की क्लास ली थी, एक सब्जेक्ट की बस। ठीक उसके अलावा आशीष कालरा सर के यहाँ रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपीज़ दिए थे कि एडमिशन होगा तो पैसे इकट्ठे करेंगे, तो उन्होंने रिफंड कर दिया। मतलब उस टाइम पे वेटिंग चलती थी, अच्छा, अपना नहीं हुआ एडमिशन। फिर एक आर के मेहता सर हैं, शायद तुम जानते हो, हाँ, उन्होंने 4000 रुपये में पढ़ाया था मुझे, तो मैंने कोस्टिंग की, उनसे एक क्लास ली थी। 2 महीने लगातार ये बैच चला था, तो 2 महीने के लिए दिल्ली आए, वापस अपना होम टाउन महेंद्रगढ़ में आ गए, पढ़ाई की। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटर क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे 5 साल बड़े हैं, उनके जो फ्रेंड हैं वो PwC में उस टाइम मैनेजर थे, अच्छा, तो उनके घर गए, भैया आर्टिकलशिप लगवा दो किसी तरह से। तो उन्होंने कहा यार कपिल देख बिग 4 में तो नहीं लगेगी। मैंने कहा बिग 4 क्या होती है, मतलब मैं इंटर पास हो गया हूँ और मुझे बिग 4 का नहीं पता था। मैंने कहा भैया आर्टिकलशिप करनी है अपने को। तो उस टाइम पे रिसर्च की कि आर्टिकलशिप कहाँ करनी चाहिए, तो पता चला बिग 4 होता है, टॉप सीए फर्म्स है, फिर एक बाकी मीडियोकर फर्म है। तो मैंने इतना तो बोला कि भैया मेरे को अच्छी फर्म में लगवा दो यार, कहीं अच्छी में लगवा दो। तो उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू तेरा करवा देता हूँ। तो उन्होंने मेरा एक लोधा में और एक कोठारी में इंटरव्यू करवाया। कोठारी का इंटरव्यू मेरा टचवुड क्रैक हो गया, और फिर कोठारी से आर्टिकलशिप की बहुत काम किया शुभम, बहुत। 3 साल पूरे 3 साल मतलब जबरदस्त काम किया। मेरा रूटीन ये था, मैं रोज सुबह 3 बजे उठ जाता था। मेरे को आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई करनी थी, 3 बजे उठ के 9 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद ऑफिस और अपना ये, और सीए फाइनली पूरा सेल्फ किया है। एक क्लास ली है सिर्फ सीए फाइनल में, वो है, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, विनोद गुप्ता सर से डीटी की एक क्लास ली है, और वो भी फ्री में मिली थी, इसलिए ली है। विनोद गुप्ता सर, मैंने सुना हुआ है नाम, है ना विनोद? हाँ डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं, कॉन्फ्रेंस में आए थे? अब नहीं पढ़ाते, वो दूसरे, अच्छा, डीटी पढ़ाते थे ये, अब नहीं पढ़ाते हैं। उनका जो भांजा है वो मेरा दोस्त है, अचल नाम उसका। अच्छा, वो कोठारी में हमारे साथ आर्टिकलशिप कर रहा था। अच्छा, तो बोला साले एक क्लास तो ले ले। मैंने कहा भाई मैं नहीं ले रहा एक भी क्लास। तो उनसे थोड़ी हेल्प मिल गई मुझे, जहाँ पे मैं अटका वो देख लिया, दोस्तों के नोट्स ले लिए। तो इस तरह से सीए फिर निकल गया। सेकंड अटेम्प्ट में निकला था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 400 प्लस मार्क्स थे, मतलब 50% से ज़्यादा थे। 59, 58, 57 शायद 3 पेपर में थे, लेकिन स्टिल मैं फेल था। क्यों? अच्छा, एग्रीगेट एक में एग्रीगेट नहीं बना, हाँ, और फर्स्ट ग्रुप में एग्रीगेट नहीं बना। ठीक है, सेकंड ग्रुप में एक इसका सब्जेक्ट होता था जो कि किसी का नहीं हुआ, कंप्यूटर, जिसको तुम लोग अब EIS बोलते हो। उसमें मेरे 36 मार्क्स थे यार। वो रिजल्ट डे मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं भूल सकता। मैं पास होने वाला भूल सकता हूँ, वो फेल होने वाला मैं कभी नहीं भूल सकता। और वो भी क्लाइंट प्लेस पे रिजल्ट देखा था मैंने। अच्छा, हाँ, आपके आप लोग आज के तो रिएक्शन जो देखते हो, हाँ, आप लोग, कुछ लोग क्लाइंट प्लेस पे भी देखते हैं, कुछ घर पे भी देखते हैं, बट मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मैं टीम लीड कर रहा था उस टाइम पे। मतलब टीम लीडर रिजल्ट आने वाला है और क्लाइंट को था ये होशियार बच्चा है, ये तो पक्का पास हो जाएगा। एक तो था ना जम्शन बना दी, हाँ, कि तू तो सीए बन ही जाएगा, तू तो आज ऑफिस का काम ही कर, छुट्टी क्यों ले रहा है, मतलब। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को 2-3 घंटे का ऑफ चाहिए, देन आई विल कम बैक, और मैं कर लूंगा। लेकिन मैं फेल हो गया था यार। अच्छा सर, जैसे आपने आर्टिकलशिप करी थी SS कोठारी से, तो ऑडिट डोमेन में की थी? मैंने इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, मेरा ज़्यादातर रोल ना स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर तो मैं इंटरनल ऑडिट करता था। स्टैट ऑडिट की अच्छी बात ये थी यार, वो एक मिड साइज फर्म है कोठारी, तो मेरा मेजर रोल इंटरनल ऑडिट प्रोसेस डिजाइन में था। लेकिन ऐसा नहीं है मैंने स्टैट ऑडिट नहीं किया था। मैंने 4-5 क्लाइंट स्टैट ऑडिट के भी कर लिए थे, लेकिन हाँ मेजर मेरा इंटरनल ऑडिट और प्रोसेस डिजाइनिंग के अंदर था मैं। सर जनरली ना बच्चों को पता नहीं होता कि किस डोमेन में जाएं आर्टिकलशिप में। हाँ। तो वो कैसे डिसाइड करें? बहुत ही है ना, इसका एक सिंपल तरीका है। देखो कोई भी सीए स्टूडेंट इंटर पास करने के बाद ही डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 4 लोगों से मिल लो आप।
लेकिन चारों अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए। एक ऐसा बंदा जो स्टैट ऑडिट कर रहा है, एक ऐसा बंदा जो इंटरनल ऑडिट में है, एक ऐसा बंदा जो डीटी या जीएसटी में है, और एक ऐसा जो वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, बाकी सब इंटरनेशनल टैक्सेशन इस प्रोफाइल में है। ठीक है। चारों के साथ मिलो और एक एक घंटे बैठो और उनसे समझो कि आप क्या काम करते हो, बस ये समझा दो। भाई आपको किस में जाना है वो आप ऐसे नहीं डिसाइड कर पाओगे, आपको समझना पड़ेगा कि यार ये बंदा करता क्या है। बिल्कुल। एटलीस्ट एक 4 और 5 आवर के डिस्कशन के बाद आप ये समझ पाओगे कि मुझे क्या नहीं करना। जैसे मैं बेसिकली बताऊं, एक स्टैट ऑडिटर की क्या जॉब होती है, तुम भी आर्टिकलशिप कर रहे हो। एक स्टैट ऑडिटर की जॉब होती है कि 90% टाइम हम हमारे केबिन के अंदर बिताते हैं। हमारा एक बढ़िया ग्लास का केबिन होता है, क्लाइंट हमें सारा डेटा ईमेल पे, सॉफ्ट कॉपी में वो सब दे देता है। उसके बाद हमें सैंपल्स निकालने होते हैं, सैम्पलिंग बेसिस पे हम ऑडिट करते हैं, सैंपल्स निकालते हैं, क्लाइंट को डेटा देते हैं, क्लाइंट उन सैंपल के अगेंस्ट हमें वाउचर्स वगैरह देता है, वो टेस्टिंग हो जाती है हमारी। उसके अलावा 10% टाइम जो होता है वो हम प्लांट पे जाते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं, वो हमारा 10% टाइम होता है। मतलब 90% टाइम हमारा आइसोलेशन और एक रूम में बीता है। क्लाइंट की मीटिंग्स चल रही हैं, डिस्कशन चल रहा है, क्वेरीज दे रहे हैं, ये सब चल रहा है, और एक्सेल वर्क ही है पूरा। बिल्कुल। मतलब 100% वर्क पेपर्स बनाने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना है, लैपटॉप वाली जॉब है। ठीक है। इंटरनल ऑडिट इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो इंटरनल ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं। मैं एक अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शॉर्ट में शेयर करता हूँ। काशीपुर में एक कंपनी है, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड, उस पर मैं कैपिटलाइजेशन देख रहा था। तो कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, किसी एक इंजीनियर ने बोला, IITian है मान लो, उसने बोला कि एक मशीन खरीद लो, इस मशीन से ये फायदा करके दूंगा मैं आपको। ठीक है। कंपनी ने उसकी वर्किंग करी और वो मशीन खरीद के दे दी उस इंजीनियर के कहने से। आपने कोस्टिंग में पढ़ा होगा, FM में पढ़ा होगा, एक पे बैक पीरियड वगैरह निकाला जाता है कि भाई अगर आज मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो कितने दिन में वापस आएंगे, कितने टाइम में रिटर्न आएंगे। तो जब उन्होंने वो खर्चा किया होगा ना, तो बजटिंग की होगी, पे बैक निकाला होगा और उसके फायदे बताए होंगे। तो एज एन ऑडिटर अब मुझे देखना होता है कि जब उसने वो खर्चा करवाया करोड़ों रुपए का, तो जो उसने बजट बनाया था, जो उसने प्लानिंग की थी, क्या अब वो ऑडिट का मतलब हम पास्ट का डेटा चेक करते हैं, तो क्या वो चीज़ अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। तो क्या मैं ऑफिस में बैठ के कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे सबसे पहले प्लांट पे जाना पड़ेगा, उस इंजीनियर से मिलना पड़ेगा कि भाई तुझे उस मशीन की ज़रूरत क्यों थी। लॉग बुक दिखा जहाँ से हम उसकी ज़रूरत को वेरीफाई करेंगे, मानेंगे नहीं। इंक्वायरी अलोन इज़ नेवर सफिशिएंट, हमारी ऑडिट में एक लाइन आती है। सिर्फ आपने डिस्कशन के बेस पे कभी कंक्लूड नहीं करना, उसको इंस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो वो जो भी बोलेगा ना, सर हमारी मशीन बंद होती थी, ब्रेकडाउन होता था, प्रोडक्शन लॉस होता था, इसलिए हम नई मशीन लेकर आए, तो आप ये नहीं बोलोगे ओके ओके ओके, आप ये बोलोगे बेटा दिखा मशीन कब कब ब्रेकडाउन हुई दिखाओ, प्रोडक्शन कितना होता था दिखाओ, और फिर आपको देखना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के बाद कितनी एफिशिएंसी रही। तो ये सारा जो काम है ना, ये ऑन दी प्लांट फैसिलिटी में होगा ये सारा काम। मतलब उसमें 90% काम आपका ग्राउंड पे होगा, 10% काम आपका ऑफिस में बैठ के होगा। इंटरनल ऑडिट के अंदर आप ऑपरेशन सीख जाते हो, धंधा सीख जाते हो, बिजनेस सीख जाते हो, ये सारी चीज़ें हैं। सिंस मैं CA हूँ तो मुझे फाइनेंशियल की नॉलेज भी है। तो अगर कोई बिजनेस में जाना चाहता है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप इंटरनल ऑडिट करो, तो उससे आपको प्रोसेसेस की नॉलेज हो जाएगी एक अच्छे लेवल पे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आर्टिकलशिप जर्नी में आपका कोई फनी स्टोरी है, लाइक मतलब आर्टिकलशिप के दौरान? यार फनी किस्से मैं कुछ याद करके बता सकता हूँ। जैसे कि एक बार हम बैठे हुए थे, जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड, JSPL सुना है तुमने? लिस्टेड कंपनी है। नहीं सर। ये अंगुल उड़ीसा में है। अच्छा ठीक है। उड़ीसा में ये प्लांट है। तो कोठारी के एक पार्टनर है तुलसियान सर। तो तुलसियान सर जनरली कम आते हैं प्लांट फैसिलिटी पे। तो हमारे वहाँ पे एक केस चल रहा था। हम किसी भी कैपिटल एसेट को कब कैपिटलाइज करते हैं, जब वो रेडी टू पुट यूज हो। ठीक है। तो उन्होंने एक पावर प्लांट बनाया था। पावर प्लांट में एक चिमनी होती है जिससे धुआं निकलता है। बिल्कुल ठीक है। बॉयलर वगैरह का जो धुआं होता है वो उस चिमनी से निकलता है, तुमने देखा होगा चिमनी से धुआं निकल रहा होता है। तो JSPL ने वो पावर प्लांट कैपिटलाइज कर दिया था। तकरीबन 18,000 करोड़ का था ये पावर प्लांट। अच्छा। और वो पावर प्लांट जो था वो कंप्लीट नहीं था। तो उसके लिए बड़ी बहस चल रही थी। हम लोग तो बच्चे थे, मेरा तो फर्स्ट ईयर ही क्लाइंट था। तो पार्टनर आए यहाँ से तुलसियान जी, और वो बोले कि चलो एक काम करो, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के मिलते हैं। ठीक है। तो मैं उनको, मेरी ड्यूटी लगी थी कि तुम रिसीव करोगे और सर को यहाँ तक लेकर आओगे। तो मैं बाहर गया, वो मुझे मिले ही नहीं, और मैं वापस से कॉन्फ्रेंस रूम में आके बैठ गया। ठीक है। बेसिकली जब मैं आके बैठा, वो मुझसे 10 सेकंड पहले ही कॉन्फ्रेंस रूम में आके बैठ गए थे। ठीक है। ठीक है। और मैं नहीं जानता था कि दिस पर्सन इज तुलसियान सर। अच्छा ठीक है। मैं नहीं जानता था। ठीक है। ओ अच्छा। वो आके बैठ गए, वहाँ पे क्लाइंट भी बैठे हुए हैं, हमारी टीम के बाकी लोग भी बैठे हुए हैं। मैं आके बैठ गया और वो ऑलरेडी आके बैठ चुके हैं। समझ गया। फिर मैंने उनको फोन मिलाया। अपनी सीट पे बैठे हुए, बिल्कुल सही इंसिडेंट है। अब मैंने उनको फोन मिलाया, सामने बच गया। अब उनको भी नहीं पता है मैं कपिल हूँ। हाँ ये बात भी है। ठीक है। ट्रू।
अब मैंने फोन मिलाया तसल्ली से था कि पूरी मीटिंग डिस्टर्ब ना हो, और मैं नीचे करके बोल रहा हूँ हेलो सर, वो भी पूरी मीटिंग डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो हेलो कपिल, हाँ सर आप कहाँ पे हो? सर मैं मीटिंग में आ चुका हूँ। अरे मैं भी मीटिंग में आ चुका हूँ। मतलब हमारा लिटरली हमारा 25 सेकंड तक डिस्कशन हुआ है, और जैसे ही पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें, पूरी टेबल हंस पड़ी, भाई दोनों बैठे हो। तो एक ये फनी इंसिडेंट था, मतलब प्रोफेशनली जो मीटिंग में हुआ था। बाकी तो बहुत सारे यार, बहुत सारे। कोई आपने ऑडिट के दौरान कोई मेजर अपने फ्रॉड डिटेक्ट किया हो कि यार ये क्या चल रहा है इस कंपनी में? ज़्यादातर फ्रॉड जो होता है वो एक तो पेमेंट्स में होता है, और एक आपका, अगर आप जैसे मेरा मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है, तो स्क्रैप में बहुत फ्रॉड होता है या परचेज में बहुत फ्रॉड होता है। तो एक किस्सा मैं बताता हूँ तुम्हें। राइस हस्क समझते हो तुम, जो चावल का छिलका होता है ना, या गन्ने का छिलका जो होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती है और इससे बिजली बनाती है। तो इसके अंदर क्या फ्रॉड पकड़ा था हम लोगों ने, परचेज वाला बंदा कर रहा था। जैसे जिसने राइस हस्क खरीदा किसी फैक्ट्री से और वो आपके यहाँ आएगा, तो आपने जो बंदे लाते हैं उनके साथ सेटिंग कर ली कि जब तू राइस हस्क लेकर आएगा ना, तो इसमें पानी मिला देना, रास्ते में कहीं पे गाड़ी रोक के ट्रक को रोकना और उसमें पानी मिला देना ऊपर से, उससे उसका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी सोख लेगा वो। तो 10 किलो का सामान काइंड ऑफ 30 किलो हो जाएगा। और उसने वहाँ से ना सेटिंग ऑलरेडी कर रखी थी कि तू इतना किलो इनवॉइस बढ़ा के काट। अब वो वहाँ पे आया, उसका वेट हुआ, वेट आ गया, अंदर माल अनलोड हो गया। अब वो तो हस्क है, धूप में पड़ी पड़ी सूख जाएगी 3 दिन बाद, मतलब पानी मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी, वापस से हल्का। तो ये बड़ा तगड़ा फ्रॉड चल रहा था वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऑडिटर कभी भी खुद से फ्रॉड नहीं पकड़ सकता, क्योंकि जो फ्रॉड किए जाते हैं ना, वो बड़े प्लान तरीके से किए जाते हैं। हम तो एविडेंस बेस्ड काम करेंगे, हमें एविडेंस सारे मिलते चले जाएंगे। ये फ्रॉड कब पकड़ा जाएगा, जब कभी हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, तो वहाँ पे रिकन्सिलेशन के अंदर डिफरेंस आएगा कि भाई परचेज इतनी है, कंजम्पशन इतनी है, भाई स्टॉक का है, तो तब पकड़ा जाएगा। लेकिन हमारे लिए भी देखना होता है ना किस चीज़ का फिजिकल करे, किसका ना करे। तो ये पकड़ा कैसे गया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो बंदा फ्रॉड कर रहा था, उसके बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया था। ये समझ रहे हो, उसके बेस्ट फ्रेंड ने। कैसे? मेरी एक आदत थी, पीठ में छुरी घोप दी यार। ऑडिट मतलब योर पर्सनल, जितनी आप लोगों को जितना अच्छे से मैनेज करना जानते हो ना, उतना बढ़िया आप ऑडिट करते हो। ये मेरी स्किल शायद मेरे एक राजीव अग्रवाल सर हैं, वो आज जिंदल के बहुत ही बड़े लेवल पे हैं, उनसे मैंने शायद सीखे हैं, उनका मैं चेला हूँ काइंड ऑफ। तो उन्होंने मेरे को सिखाई है कि कपिल, मतलब सबसे पहले तेरे को सीखना पड़ेगा कि दोस्त कैसे बनाना है। बेटा दोस्त बनाना सीख गया ना, तो ऑडिट करना सीख गया। तो मैं एक बार ऐसे ही परचेज डिपार्टमेंट के हेड को नहीं, उससे नीचे वाले बंदे को, जो उसका दोस्त था, उसको दारू पिलाने ले गया। मैंने कहा चल भाई बैठ के, हाँ सच बात है, दोस्ती करने का भी स्टाइल होता है। दारू डायरेक्ट बोलूंगा यार दारू पिला रहा हूँ तेरे को, आ जाता हूँ, यार मेरे को क्यों पिला रहा है, और वो भी ऑडिटर। ये तो साले खुद पीते हैं, कुछ तो लफड़ा है। तो बेसिकली काइंड ऑफ एक इंक्वायरी टाइप होता है, भाई बता यहाँ पे क्या क्या जगह घूम सकते हैं आप, यार तुम ही घुमा दो यार, हमें तो पता नहीं। हाँ हमें तो पता नहीं। फिर वो आते हैं, फिर आप दोस्ती करो, थोड़ा जोली नेचर रखो, उनको बोलो यार ऑडिटर का मतलब कमियां निकालना नहीं होता, सजेशन देना होता है। फिर 2-4 बार लेके जाओ, बॉन्ड बनाओ। तो बस यही हुआ था, और वो तो भरा बैठा था अपने दोस्त से, आज तक डॉक्यूमेंटेड है मेरे पास मेल पे वो सारी चीज़ें। एक फ्रॉड ये है। एक हमने बैरल का फ्रॉड पकड़ा था, ड्रम्स के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा था। ऐसे 3-4 किस्से हैं फ्रॉड के। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लाइफ टाइम लर्निंग है ये। या तो बराबर के दोस्त हो आपके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, या आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं या थे कि आप लाइफ में बहुत आगे आ गए, वो बहुत पीछे रह गए, तो या तो उनका नेचर इतना अच्छा हो कि वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। नहीं, आज की दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम है, आपकी टांग खींचने वाले ज़्यादा लोग हैं, वो बेचारा जलने लग जाएगा। एक मेरे को लगता है नेचुरल फीलिंग है ये ह्यूमन फीलिंग है कि हम अपने साथ वाले लोगों को ना बहुत ऊपर जाता हुआ देख नहीं सकते। ये मेरे को ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ। सर एक सवाल है जो कि मैं हर एक सीए से पूछता हूँ कि लाइफ बिफोर सीए और आफ्टर सीए में क्या चेंज आया है? सबसे पहली बात तो ये तीसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो चेंज आता है सीए बनने से पहले और सीए बनने के बाद, वो आता है कि आपकी समाज में इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बिल्कुल। जब आप अपने घर पर जाते हो तो आपको सब लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। और इससे भी ज़्यादा जो मेरे को लगता है बड़ी बात है, वो ये कि आपके पेरेंट्स को बड़ी दूसरी नज़रों से देखने लग जाते हैं लोग, क्योंकि उनकी भी आपके साथ साथ बड़ी इज्जत बढ़ जाती है। बिल्कुल। लोग कहते हैं भाई तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी सीए बन गई, तो उनके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है। और मेरे को लगता है अपने माँ बाप को खुशी देने से बेटर तो और कुछ नहीं है। तो दिस इज़ वन पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, अगर मैं मेटेरियलिस्टिकली बात करूँ, पैसे की टर्म्स में बात करूँ, तो भाई सीए बनने से पहले हमें हर चीज़ को खरीदने से पहले 50 बार सोचना होता है।
बट सीए बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो हम खरीद सकते हैं, मतलब हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसे मैं एक बात ज़रूर बोलता हूँ हर स्टूडेंट को कि जब हम सीए बनते हैं तो 2-3 साल तो क्या है, अपने आप को सेट करने में लगे रहते हैं। अपने आप को सेट करना मतलब कुछ घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ बाकी जिम्मेदारियाँ होती है, तो 3 साल में मेरे को लगता है हम अपने आप को सेट कर लेते हैं। और अगर कोई 23 साल की उम्र में सीए बना तो 26 तक वो सेट हो जाता है और फिर कर लो शादी। शादी 3 साल में जनरली एक सीए का जो पैकेज है वो 8-10 लाख से स्टार्ट होकर वो 15-16 तक पहुंच जाता है एवरेज। और आप शादी करते हो, मैं मान के चल रहा हूँ आप सीए से ही शादी कर रहे हो तो पैकेज भी आपका डबल हो गया, 30-32 लाख आप 30-32 लाख रुपए पे बैठे हो अब। तो 30-32 लाख रुपए पैकेज इज कम है क्या? डिसेंट 30-32 डिसेंट लाख पैकेज, ठीक है। और इंडिया में एक अच्छा लाइफस्टाइल आप इंजॉय कर सकते हो 30-35 लाख पे। तो मैं अपना बताऊं तो यार मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं कहीं पे भी जाता हूँ और मुझे कुछ भी खरीदना होता है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो सर आपका सीए बनने के बाद पहला पैकेज क्या था? मेरा यार पहला पैकेज था 8.5 लाख रुपए का। अच्छा उसके ऊपर समझो 2-3 लाख रुपए और बना लेता था मैं साल के मिनिमम। अच्छा अच्छा। तो एवरेज बोल रहा हूँ 11-12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए कमाता था मैं। अगर आप बता सकते हो तो कि आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या हैं? सोर्स ऑफ इनकम शुभम आज के दिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ये है कि एक डिसेंट मैंने अपने अदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश की है, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। वो अभी समझो एक WIP प्रोडक्ट है मेरा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ मेरी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो तो टीचिंग है। उसके अलावा आपको पता होगा एक सीए इंडिया प्लेटफॉर्म है जो अग्रिमा मैम संभालती है, वो हमारा एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। थर्ड एक बहुत छोटा सोर्स ऑफ इनकम है मेरा, दैट इज ए रेंट इनकम। मैंने अपने 2 घर किराए पे दिए हुए हैं, ठीक है। एक घर मैंने अपने दोस्त को दे दिया गिफ्ट। अच्छा आई होप आपको भी गिफ्ट इन काइंड। गिफ्ट इन काइंड। गिफ्ट ये नहीं दिया कि फ्री में दे दिया। हाँ। मेरा एक घर था जो सबसे पहला घर था मेरा जो मैंने खरीदा था, तो वो घर मैंने अपने दोस्त को दे दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई भी रहे, मैं उसको बेचना भी नहीं चाहता हाँ। और मैं नहीं चाहता कि कोई उस घर में आके रहे। हाँ बट मैं अपने दोस्तों को उस घर में देख सकता हूँ, तो मैंने उसको दे दिया। इंटरेस्ट इनकम है मेरी। इंटरेस्ट इनकम। हाँ मैंने अपने रिलेटिव की कंपनी में मतलब पैसे डाल रखे हैं, तो लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कोई डिविडेंड इनकम या नहीं है, बस ब्याज पे दे रखे हैं। सीए जब आपने क्लियर करी उसके बाद आपने जॉब करी होगी, तो आपको टीचिंग का कैसे इंटरेस्ट आया और कब आया? ये बात है 2016 की, मैं यूएस था और अग्रिमा मैम सीए नहीं थी। अच्छा। तो जब मैंने शादी की ना तो मेरी एक ही कंडीशन थी अग्रिमा मैम से कि आप सीए ट्राई करोगे। सीए फाइनल इनका रुका हुआ था। अच्छा, तो जब आपने शादी हुई आपकी तो तब मैम सीए नहीं थी, हाफ सीए थी? हाफ सीए थी। हाफ सीए, ठीक है। और सीए ड्रॉप कर चुकी थी। हाफ सीए होना अलग है, सीए ड्रॉप कर चुकी, मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी, छोड़ गया। करना ही नहीं है। ये अपनी लाइफ में कभी फेल हुई नहीं, होशियार बालक थी अपने टाइम की। अच्छा। तो ये पहली बार फेल हुई तो इसने पहली बार में ही छोड़ दी ठीक कि मैं एक बार भी कैसे फेल हुई, और वो भी इतनी पढ़ाई करने के बाद। तो इन्होंने सीए छोड़ दी और इनके परिवार में कुछ दिक्कतें चल रही थी जो मुझे नहीं पता थी मेरी शादी तक। मुझे शादी के बाद पता चली है कि अच्छा ये दिक्कतें हैं। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे को यही बोला गया लड़की सीए कर रही है। ठीक है हाँ जी। भाई, मुझे तो सीए ही चाहिए थी, मैं बड़ा क्लियर था। तो मेरे पापा को बड़ी पसंद थी अग्रिमा और फैमिली और वो सब। तो मेरे से बताया, मैंने कहा यार पापा मेरे को तो सीए चाहिए। बोले यार सीए तो कर रही है। मैंने कहा है नहीं सीए। फिर मैं अग्रिमा से मिला, भाई अग्रिमा इतनी स्मार्ट, मैं मिलते ही मैं लिटरली मतलब फैन हो गया मैं। हाँ मतलब पहली बार जब मैं मिला, शी वाज सो स्मार्ट सो प्रिटी, मतलब आप होता है ना देखते ही, मतलब देखते ही मैं तो पिघल गया था आधा। तो फिर हमारी बात हुई और हम क्लासमेट निकले। क्या बात कर रहे हो? क्लासमेट हम मतलब प्रवीण शर्मा सर की क्लास इंटर की मैंने ली थी ना, हाँ, उसमें ये भी थी और मैं भी था। प्रवीण शर्मा सर की? हाँ इंटर की। ओ भाई साहब। लेकिन क्लास में जब हमने बातचीत की तो पता चला अरे हाँ हाँ एक ग्रुप था। तो जब वो कनेक्शन मैच हुआ ना हमारा उस फर्स्ट मीटिंग में, फिर मतलब और स्ट्रांग हो गया। फिर और स्ट्रांग हो गया। फिर एक मतलब बातें खुलती गई। सीए कॉमन है तो बहुत कुछ निकलता चला जाता है। बिल्कुल। तो घर वाले छोड़ के चले गए, बोले भाई तुम बात करते रहो हम जा रहे हैं। पहली मीटिंग में ही हमारे घर वाले देख रहे हो कितने ओपन माइंडेड हैं, हमें सेंट्रल पार्क में छोड़ के निकल गए। अच्छा, सीवी मिले थे आप? अच्छा। ओ भाई हमारी मीटिंग चली 8-10 घंटे पहले मीटिंग। तो फिर 10 घंटे के बाद मुझे तो समझ आ गई थी शी इज द वन। हाँ कि शी इज़ दी वन। और सबसे मेन ना मेरे को थॉट प्रोसेस समझना था अग्रिमा का। और वो थॉट प्रोसेस वो टचवुड होता है, भगवान को मिलाना होता है ना तो आपको मिला देता है। मैं अग्रिमा से पहले भी 3-4 लड़कियों से मिला हूँ फ्रेंकली, लेकिन कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रहा था हमारा। मतलब मैं बड़ा ऐसा था कि मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना है समझ रहा हूँ। शुरू से ही। और बाकी लोग कहते थे यार तुझे इतना आगे जाना है, मतलब तेरे को पर्सनल लाइफ तो जीनी नहीं है, मतलब तो वहाँ थॉट प्रोसेस। अग्रिमा एक ऐसी थी कि आज जो कम है वो बढ़िया है, हम मिलकर करेंगे और हम अच्छा करेंगे। हाँ। तो फिर अग्रिमा से मैंने प्रॉमिस लिया कि तुम सीए करोगी भाई, इतना प्रॉमिस कर दो। तो अग्रिमा हम यूएस में थे, तो मैंने अग्रिमा का एक प्लान बनाया। मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मेरा कहीं कोई लेना देना नहीं है टीचिंग से और सीए से, सालों हो चुके हैं।
जब मैंने प्लान बनाया तो हमने वीडियोस ढूंढना चालू किया यूट्यूब पे, और अग्रिमा को ऑडिट की वीडियोस वो देख रही थी टीवी पे, कुछ भी किसी की भी, जैसे रैंडमली, अब किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि आज मैं भी टीचिंग में हूँ। तो मैंने बोला ये तो बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं, ये बता रहा हूँ टीचिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। मैंने कहा ये तो गलत पढ़ा रहे हैं, ये तो रटवा रहे हैं सिर्फ, ये तो ऐसा है ही नहीं रियल लाइफ में, क्योंकि मेरा तो रोज़ का काम है। फिर मैंने अग्रिमा को समझाया एक कंसेप्ट, देयर इज अ गैप, ठीक है, कि भाई ये है ये कंसेप्ट। अग्रिमा कह रही यार ये तो मज़ा आ गया, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ये तो मज़ा आ गया। मेरी पहली स्टूडेंट मतलब मेरी वाइफ, आप ये बोल सकते हो। तो उसको समझाने के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं ऑफिस जाने से पहले रोज़ तुम्हें पढ़ाऊंगा और अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तुम्हें 4 बार देखना हो, 5 बार देखना हो, जितनी बार देखना हो देख लेना। मैं यूट्यूब पे डालता रहा, और मैं ऐसे डालता रहा जैसे मैं बाकी लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है वो वीडियो हो गई वायरल। ठीक है। तो वहाँ से मेरे को भी चस्का आ गया कि भाई ऑफिस जाने से पहले अपने को तो मेहनत करनी नहीं है, ये तो अपने खून में फंसा हुआ है ऑडिट, तो 10 साल से यही कर रहे हैं। तो मैं डेली पढ़ाता रहा, और मेरे को एक अच्छा क्राउड मिल गया 1 साल में। अग्रिमा सीए बन गई, मैंने छोड़ा नहीं उसके बाद, ठीक है। क्योंकि चस्का लग गया था। 2 महीने में ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। बाकी टीचर के फ़ोन आने लग गए कि भाई अभी सुन रहे हो तो माफ करना सर, मतलब मैं इसको अलग तरीके से नहीं बोल रहा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, कंपटीशन आ रहा है। ठीक है, कंपटीशन है ना आज के दिन। तो बाकी टीचर्स के फ़ोन आने लग गए कि भाई आप प्लीज़ यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर दो। ओ भाई साहब, वो मेरे लिए एक कि भाई turning कुछ तो कर point दिया था, हमने कुछ तो है, भाई। मतलब यार, मतलब मैं टीचर से कोई मेरा लेना देना नहीं है, मैं खुद भी टीचर नहीं हूँ, मैं तो फ्री मजे में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा यार, अगर आपको पढ़ाने का मन है आप हमारे यहाँ आ जाओ, पढ़ा लो, एसोसिएट हो जाओ और ये छोड़ दो ऑडिट। मैंने कहा इसका मतलब मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, और मेरी वीडियोस पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, कमेंट भी बहुत अच्छे थे। फिर वहाँ से मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चालू किया कि एक कैमरा खरीद लेते हैं चलो, और 1 सवा साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। जब आपको लगता है कि आप अच्छा कर पा रहे हो, तभी फिर आप इस तरह का डिसीजन लेते हो कि चलो ट्राई कर लेते हैं, नहीं चला तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया लाइफ में कि अब अग्रिमा भी सेट थी, अग्रिमा सीए बन गई थी, इसके रेफरेंस अच्छे थे, जीई के जो सीएफओ में इनके कज़न है, अच्छा, तो उन्होंने जीई में लगवा दिया अग्रिमा को। ओ तो उसका पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज ही खतरनाक लगा, मतलब जितना मेरा था काइंड ऑफ उतना ही अग्रिमा का। मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़िया रहा, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़िया रिटर्न देके गए। तो मैंने जो सोचा था मेरा, तो अग्रिमा का पैकेज बढ़िया। तो मैंने सोचा यार अब मैं कुछ रिस्क ले सकता हूँ लाइफ में। तो मैंने अग्रिमा को कहा कि मैं 1 साल टीचिंग ट्राई करूँगा। दोस्तों का सपोर्ट था, जिसको मैंने घर दिया उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था। तो बोला भाई तू कर टीचिंग, और पैसे नहीं आए तो क्या हुआ, हम बैठे हैं ना। बिल्कुल। तो मतलब सॉर्टेड था, दोस्तों ने ना एक सपोर्ट किया, और शुरू के 4 लाख रुपए भी दिए। उन्हीं दोस्तों ने 4 लाख रुपए भी दिए कि 4 लाख तू एडवांस ले ले, तेरे को कुछ भी चाहिए हो तो माइंड पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से स्टार्ट हुई थी, और स्टार्टिंग मैंने स्ट्रगल नहीं किया टीचिंग में, टचवुड भगवान की दया से मैंने टीचिंग में स्ट्रगल नहीं किया। जैसे ही मैं ऑफिशियली, मेरा पहला बैच नवंबर 2018 में आया था पुणे में वी स्मार्ट एकेडमी के साथ, तो मेरे 13 बच्चे थे उस दिन क्लास में। और फिर कुछ हुआ, मेरे घर में डेथ हो गई, अग्रिमा के फादर एक्सपायर हो गए थे। तो 3rd क्लास के बाद मैं वापस आया, फिर गया, फिर 13 से वो 6 हो गए। तो 6 बच्चे पढ़ाए मैंने पुणे में, 6, 7, 10, 2-3 आ गए। फिर दिल्ली में जैन में लिया, जैन 19 में बैच, उसमें मेरे दिल्ली में 36 स्टूडेंट थे जो मैंने इंडिविजुअली लिया था। लेकिन वहीं से ही मेरी पेन ड्राइव सेल और वो सब, पता नहीं भगवान ने आशीर्वाद दिया या क्या है। आज कितने कर लेते हैं स्टूडेंट्स? आज मुझे लगता है, अभी तो देखो 2 अटेम्प्ट से रिजल्ट कम आ रहा है, तो नंबर थोड़ा सा गिरा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जब फाउंडेशन में ही पास नहीं करेगा ICI, तो इंटर तक स्टूडेंट कैसे आएगा। ऑन एन एवरेज जो है हमारा जो नंबर है वो 10,000 प्लस है CA इंटर पे। बढ़िया यार, 1 तारीख तो बनती है। थैंक यू। 10,000 प्लस स्टूडेंट का नंबर है, मतलब साल का, एक अटेम्प्ट का नहीं, साल का। सर ऑडिट की हमने बात करी, तो ऑडिट में अगर किसी को 90 प्लस लाने हो तो क्या करना चाहिए? लाइक स्टार्टिंग से ही अगर वो पढ़ रहा है ऑडिट। देखो सबसे पहली बात तो, अगर कोई 90 लाने का प्लान बना रहा है तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि यार देखो कोई भी ना अनरियलिस्टिक प्लान मत बनाओ। सबसे पहले तो हम अपने आप को सब जानते हैं, शुभम आज तुम अपने आप को जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ है। तो देखो 70 लाना आसान है, 90 लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो सबसे पहले तो पता हो अपने को कि अपन उस लेवल के बंदे हैं कि अपन 90 वाली तैयारी करेंगे। और अगर कोई कैंडिडेट है जैसे 90 वाला कि जो इस लेवल पे तैयारी कर सकता है, मतलब ये समझ रहे हो ऑल इंडिया रैंक कैंडिडेट हो गया, तो उसको सबसे पहले तो ये करना होगा कि उसको प्रैक्टिकली पूरे सब्जेक्ट को समझना होगा। वो किसी भी टीचर से पढ़ाई करके सब्जेक्ट को समझ ले। उसके बाद उसको जो मेन बड़े चैप्टर्स हैं उनके नोट्स बनाने चाहिए।
क्योंकि 1.5 दिन पहले ना वो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स पूरा रीड करना पॉसिबल नहीं है, तो अपने खुद के नोट्स बनाएं। हमारी भी समरी बुक आती है, सब आती है, लेकिन फिर भी मैं स्टिल बोलता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाओ। साथ ही साथ उसको एक चीज़ अपने अंदर आदत डालनी पड़ेगी कि मैं स्टार्टिंग से ही डेली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिख के देखूँ, क्योंकि ऑडिट के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना स्टूडेंट का, उसको आता सब है लेकिन वो लिख कुछ नहीं पाता। बिल्कुल। और उसका रीज़न ये नहीं है टीचर ने गंदा पढ़ाया है, उसका रीज़न ये है कि वो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा है या उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको कंसेप्ट तो आता है लेकिन वो कंसेप्ट को पेपर पे नहीं उतार पाता, क्योंकि उसको पता ग्रामर सब है उसको, पता सब है उसको, लिखना क्या है, लिखना क्या है ना, वो उसको प्रेजेंट ही नहीं करना आ रहा, क्योंकि उसको लिखना नहीं आता उसको। अगर हम बोलेंगे कि चल भाई एक काम कर, तू मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना दे, मीटिंग के जहाँ तू बैठ के सुन रहा है तेरे को लिखना है, वो नहीं बना पाएगा। तो इसका सोल्यूशन ना कोई हार्ड एंड फास्ट सोल्यूशन नहीं है, इसका एक ही सोल्यूशन है, आप डेली बस 1 क्वेश्चन लिख लो, मतलब 10 मिनट इन्वेस्ट कर दो अलग से। अगर आपके 50 मार्क्स आने हैं, मैं आपको वादा कर रहा हूँ आप 70 अचीव कर लोगे। आपके 70 आने हैं, आप 90 अचीव कर लोगे। मतलब लिखना इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। आप अपनी वाइफ से मतलब फर्स्ट टाइम कब मिले? फर्स्ट टाइम मैंने बताया ना, सीपी में हम मिले थे तभी। सीपी में सर? अच्छा, मतलब कि मतलब पहली मीटिंग ही फैमिली ने करवाई थी। अच्छा, मेरे को लगा सर आपकी लव मैरिज हो। नहीं, मेरी कोर अरेंज मैरिज है। मेरे को लगा सर लव मैरिज होगी। नहीं, मेरी कोर अरेंज मैरिज है। क्योंकि जिस तरीके से आपकी बॉन्डिंग है ना, हाँ, लगता है थोड़ा बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि सीए स्टूडेंट है, सीए हम दोनों सीए हैं, और फिर हम क्लासमेट भी रहे हैं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। और देखा जाए तो हम बचपन में ही हमारी शादी कर दी गई। तुम कितने साल के हो? 22। मेरी 25 में शादी हो गई थी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, आज मैं 33 साल का हूँ, 8 साल की बेटी है मेरी। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा सभी को, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप, छोटी उम्र में शादी करना बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं इस चीज़ को प्रमोट करना चाहूँगा, अगर कोई देख रहा है तो मेरी वीडियो। आजकल के जो बच्चे बोलते हैं ना 28 में शादी करेंगे, 30 में करेंगे, सबसे गलत सोच है आप लोगों की। हाँ, लेकिन आप सेट होने चाहिए। जैसे मैं सेट था, मैं 22 में सीए बन गया, तो मैं सेट था, मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, और मैं सही था, मतलब मैं इतना था कि मैं अपना परिवार चला लूँगा। मेरे को जरूरी थोड़ी ना पहले दिन ही मर्सिडीज चलानी है यार, मैं आज भी नहीं चलाता। और क्या? और जो बोलते हैं ना हम सेटल होके करेंगे सेटल, जीवन भर कोई आदमी सेटल नहीं होता। जितनी जल्दी शादी करते हो ना, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे। सीए वाइफ के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं? यार सीए वाइफ के तो प्रोज तो बहुत सारे हैं। आप अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाती है, आपका हिसाब कोई रख लेता है भाई। अगर आप सीए वाइफ नहीं है तो आपको हिसाब रखना पड़ेगा, तो आप दोनों मिलकर हिसाब लगा लेते हो। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको कोई एडवाइस करने वाला है, एक डिस्कशन करने वाला है। अगर कोई दूसरा बंदा है तो आप उसके साथ शायद अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल्स डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी ना हो, डिस्कशन आप करोगे। तो फ़ायदे तो ये है कि जो घर का मैनेजमेंट होता है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। सही चीज़ है। नुकसान ये है कि भाई उसको सब कुछ पता है आपके बारे में। सबसे बड़ा नुकसान है ये कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मतलब आप कुछ छुपा नहीं सकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये, अगर आज मेरे को 10,000 रुपये भी खर्च करने तो मैडम को पता चल जाता है। पर ये तो चलता है सर। नहीं यार, नहीं चलता। कई बार लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये घड़ी ली मैंने, मान लो, तो ये मैंने अग्रिमा मैम से बिना पूछे ली थी। तो क्या हो गया सर? तो उनको पता चल गया। मेरे 11 घड़ी है मेरे पास। अच्छा। तो वो अलाउ नहीं करती। लेकिन हाँ, मैं तो मेरी सारी फालतू ऐसे ही पड़ी हुई हैं। जैसे एप्पल वॉच है, तो मैं उनको बता के नहीं लेता कभी भी, क्योंकि मैं उनको बता के लूँगा तो वो बिल्कुल मना कर देंगी। वो कहती है जब एक है तो दूसरी क्यों लेनी है, मेरे को समझा दो। बात तो सही है वैसे, पर क्योंकि सीए का माइंड ऐसे ही चलता है। हाँ, और मेरे को अच्छी लगती है, तो वो मैं समझा, जो मैं चीज़ नहीं समझा पाता वो मैं जाके ले लेता हूँ, फिर बाद में एक बार डांट खा लेता हूँ। तो सर आपकी कार्स कौन कौन सी हैं? मेरे पास यार अभी मैंने आई थिंक जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता है कि मैं जब भी कार लूँगा वो पैसिव इनकम से लूँगा, जो मेरी लग्जरी कार होगी। बट अभी मेरे पास एक तो XUV 700 है, एक मेरे पास नेक्सॉन EV है, एक होंडा अमेज है जो खड़ी है बस ऐसे, और एक मेरे पास फॉर्चूनर है, और एक अभी और ला रहा हूँ मैं, शायद 10-15 दिन में ले आऊँ। एक BYD की एटो 3 है कोई गाड़ी। नेक्सॉन जो EV है, जब EV आई थी इंडिया में तब ले ली थी मैंने। तो नई चीज़ आती है तो मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो अब उसको देकर मैं एक BYD की EV है, काफ़ी लग्जरी EV है, वो लेकर आऊँगा। सर ये चारों मतलब है? हाँ। अच्छा, 5 गाड़ी है। सर जाते जाते एक मैसेज जो आपके स्टूडेंट्स को अगर आप देना चाहते हो, सीए फाइनल, सीए इंटर, जो भी देख रहे हो। देखो यार, सीए एक ऐसा कोर्स है जो हमारी लाइफ के 4 से 5 साल ले लेता है, पूरे ले लेता है। तो मुझे लगता है ये 4-5 साल देना वर्थ है। दूसरों को देख के हमें होता है ना, वो मस्ती कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, वो सेक्रीफाइस वर्थ है। क्योंकि आपके ये 5 साल ना आपके आने वाले 500 सालों को बनाएंगे। और सीए किसे कहते हैं ये सुन लो, ये सबसे बड़ा मिथ है।
अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की और आप सीए पास हो गए, मेरे लिए आप सीए नहीं हो, अच्छा, डमी आर्टिकलशिप। डमी आर्टिकलशिप, उसमें फिर आपको 3 4 5 साल स्टडी। मेरी नॉलेज में सीए वो बंदा है जिसने ईमानदारी से अपनी ट्रेनिंग की है, पेपर लिखे हैं और वो काम कर रहे हैं। ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अमन सर एक बात बोलते हैं कि जो सीए है वो मान लो 100 है, तो वो बेसिकली आर्टिकलशिप और एग्ज़ाम दोनों मल्टीप्लिकेशन है। अगर कोई भी एक जीरो है ना तो दूसरा भी जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई करते ही। तो आपको दोनों काम आपको अच्छे से करने हैं। सर अभी आप कितना कमा लेते हो मंथली बेसिस पर, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो? यार मंथ बेसिस पे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ मंथली। मैं ईयर का बता सकता हूँ। ईयर का जो हमारा ऑन एन एवरेज रिवेन्यू है वो है 12 से 15 करोड़ का। हम भगवान से कोशिश करते हैं कि बढ़ता रहिए। प्रॉफिट हमारा कहीं ना कहीं किसी साल 5 करोड़ होता है, किसी ये साल। इंडिया का बता रहे हो या फिर? ये मैं मेरी इनकम बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपकी पर्सनल इनकम? हाँ, ये मेरी पर्सनल इनकम। तो आप ये मान लो 4 से 6 करोड़ के बीच में रहती है वो। किसी साल हमने 5 कमा लिया, किसी साल 4.5 कमा लिया। 4 से 5? हाँ, लेकिन मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भगवान, सबकी इन्वेस्टमेंट, इवन छोड़ो मुझे छोड़ो, जितने भी टीचर्स ने 2020 के बाद शायद इन्वेस्टमेंट चालू किया है वो आज सब 3 गुना पे बैठे हैं, बिकॉज मार्केट तेज है। सर थैंक यू सर पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। यार शुभम, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे भाई, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और आई होप इन वीडियो से जितने भी तुम लेकर आने वाले हो, बच्चों को कुछ पॉजिटिव सीखने को मिले और पता चले कि रियल सीए की वैल्यू क्या है। भाई सीए बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, तो करना चाहिए, वर्थ इट है। और सबसे कम पैसे लगते हैं, सबसे मेन पॉइंट। ये तो है, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है सीए। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है। अपार्ट फ्रॉम अगर आप प्राइवेट कोचिंग्स ना लो तो नॉर्मल इसकी प्राइवेट फीस लाख सवा लाख तो तक कितनी है। आज एक एवरेज सब्जेक्ट की कोचिंग कितनी है? 7,000 रुपये, 8,000 रुपये। अब तो बहुत कम हो गई है सर। तो यार 40-50,000 रुपीज और सीए फाइनल इंटर की मिला के लाख रुपए। आईसीए की फीस सारी मिला लोगे तो शायद लाख रुपए की तक होगी। 2 लाख रुपए में कौन सा कोर्स आ रहा है और जो कि 1 साल बाद ही आपको कमाई देने लगे लगता वो भी उससे ज़्यादा। आर्टिकलशिप। हाँ, तो 2 लाख रुपए आपने लगाए और 2 साल में आपने 2 लाख इकट्ठे कर लिए, तो ये कौन सा कोर्स हुआ? तो फ्री का कोर्स हुआ। बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आया सर बात करके बहुत आपसे। बढ़िया। और सर टाइम निकाला अपने संडे को। सर आपने घर पे बुलाया आपने। अरे अच्छा, आई होप आपको अच्छा लगा। That's it for today's video and for more videos please subscribe मेरे चैनल। सर एक बार सब्सक्राइब बोल देना। भाई शुभम का चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक वाइक भी कर देना वीडियो को, और आने वाले सेशंस को भी जरूर देखना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। बाय। Taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling